जय हिंद साथियों, राउस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, करंट अफेयर का सेशन लाया हूं। बहुत मजेदार करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं हम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग एक एक क्वेश्चन पे ध्यान देंगे और छोटे छोटे प्यारे प्यारे नोट्स बनाते चलेंगे, क्योंकि ये आपके बनाए हुए नोट्स ही आपके बेहतर साथी साबित होने वाले हैं आपके एग्जाम डेज में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। अब देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपका आएगा बच्चों, Which visa allows young STEM professionals to work in China without a domestic employer? अब देखिए, यहां पे मौके का फायदा उठाने की बात है। आपने अभी न्यूज देखी होगी कि यूएस ने क्या किया है कि H1B वीजा पे फीस बढ़ा दी है। H1B वीजा जो यूएस में जाते थे हमारे प्रोफेशनल्स, ठीक है, H1B वीजा की फीस यूएस ने कितनी कर दी है? $1,00,000 कर दी है। $1,00,000। अब ये H1B वीजा क्या हुआ करता था? H1B वीजा वो वीजा होता था जो कि अमेरिका यानी कि यूएस यंग प्रोफेशनल्स को देता था, जो कि आईटी सेक्टर के थे या फिर कोई ऐसे टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट वगैरह थे, उनको बुलाया करता था। और ये 85,000 वीजा अलॉट करता था। ठीक है, कौन? अमेरिका अपने यहां पे, जिसमें से 71% कौन थे? हमारे भारतीय हुआ करते थे। ठीक है, भारतीय। अभी इसने क्या किया है अमेरिका ने कि इस वीजा H1B वीजा की फीस बढ़ाकर $1,00,000 कर दिया है। यानी कि भारत के हिसाब से देखें तो तकरीबन 88 लाख से भी ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे, वो भी 1 साल के लिए। भाई साहब, 1 साल के लिए, समझिए इस बात को। ठीक है, 1 साल के लिए आपको वहां रहने के लिए 88 लाख से ज्यादा रुपए चुकाने पड़ेंगे। तो आप सोचिए आपका कितना बड़ा पैकेज होना चाहिए कि तब आप वहां पे जा सकते हैं नौकरी करने के लिए, समझिए। और वहां की जो कंपनियां हैं वो आपको क्यों बुलाएंगे भाई साहब? कुछ तो पॉइंट है ना भैया। आप क्या डिमांड करोगे कि नहीं यार, मेरे को तो 88 लाख आपके देश को ही पे कर देना है, तो ऐसा करो भैया, मेरे को 2-3 करोड़ का तो पैकेज दो। ठीक है, अब वहां की कंपनी आपको 2-3 करोड़ का पैकेज कैसे ऑफर करने वाली है? और मान लो कुछ लोगों को हो भी गया, इतनी बड़ी तादाद में थोड़ी ना हो जाएगा भाई साहब। तकरीबन 62-63 हजार सिर्फ भारतीय हुआ करते थे, समझिए इस बात को। तो ये यूएस ने जो डिसीजन लिया है, तो इसने साफ तौर पर यह तो नजर आ रहा है कि नहीं यार, ये जो डिसीजन लिया गया ये इंडिया के ही खिलाफ लिया गया है, इंडिया को ही टारगेट करके लिया गया है। क्योंकि आप पिछले कुछ टाइम से देख रहे हो ट्रेड टैरिफ वाला जो वॉर चल रहा है, 50% का टैरिफ लगा दिया, रशिया से रिश्ता तोड़ने के लिए इंडिया को मजबूर किया जा रहा है, और भी बहुत सारे सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं इंडिया के ऊपर। लेकिन इंडिया फिर भी नहीं झुका। इंडिया बोला कि नहीं यार, मैं तो रशिया के साथ रहूंगा। हमने फ्रेंडशिप ट्रीटी यानी कि मित्रता संधि साइन किया हुआ है। तो यहां पे जैसे वीजा की फीस बढ़ जाती है, अब इंडियंस वहां पे नहीं जा पाएंगे भाई, बहुत ही मुश्किल से जा पाएंगे। तो अब इसका फायदा किसने उठाया है? चाइना ने। ठीक है, चाइना ने फटाक से क्या बोला, अरे 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 रुको रुको रुको, ठीक है, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो, आपको मैं के वीजा देता हूं। क्या? आपको मैं के वीजा देता हूं। ठीक है, अब के वीजा क्या है? चाइना ने लॉन्च कर दिया है। किसके रिस्पॉन्स में? ये H1B वीजा की जो फीस बढ़ाई गई है, इसके रिस्पॉन्स में, कि आप लोग टेंशन ना लो। ठीक है इंडियंस, आप लोग टेंशन ना लो, आप लोग तो क्या टैलेंटेड लोग हैं यार। आप लोगों की वजह से गूगल चल रही है, आप लोगों की वजह से एंड्रॉइड वर्जन सब कुछ मार्केट में आ रखे हैं भाई साहब। हम आपको नौकरी देंगे, हम आपको सपोर्ट करने वाले हैं। आप लोगों के लिए क्या हम लोग के वीजा लॉन्च कर रहे हैं? क्या? के वीजा। और ये जो के वीजा होगा ना, ठीक है, आपको H1B वीजा से भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। और ये किसको मिलेगा? स्टेम प्रोफेशनल्स को। स्टेम का मतलब, एस का मतलब क्या होता है? साइंस। ठीक है, यानी कि साइंस। टी का मतलब क्या होता है? टेक्नोलॉजी। टी का मतलब क्या होगा? टेक्नोलॉजी। ठीक है, ई का मतलब क्या होता है? इंजीनियर। ठीक है बच्चे, इंजीनियर्स। और एम का मतलब क्या होता है? मैथमेटिक्स। तो चाइना ने अभी क्या बोला है कि हम अपने, यानी हम आपके स्टेम का मतलब ये चारों से बात करें, जो स्टेम प्रोफेशनल्स है ना, वो चाइना में आ सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, अपनी मर्जी की नौकरी कर सकते हैं। और हां, इतना ही नहीं है, ये आपको सस्ते में वीजा दे तो रहा है चाइना, इसके अलावा और भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि मल्टीपल एंट्री की बात कर लेंगे। ठीक है, चाइना कहता है कि ऐसा नहीं है बेटा कि साल में 2-3 बार अपने घर जाओ, नहीं, जितनी मर्जी बारी जाना है जाओ, त्योहार मनाओ, मस्ती करो इंडिया में अपने घर जाके भाई साहब। ठीक है, यानी कि ये मल्टीपल एंट्री को भी सपोर्ट करेगा, मल्टीपल एंट्री को भी सपोर्ट करेगा। इसके अलावा जब भी आप किसी देश में जाते हो ना, जैसे कि H1B वीजा लेके यूएस में जाते थे, तो वहां पे आपका एक एम्प्लॉयर होना जरूरी था। एम्प्लॉयर यानी कि जिसके यहां पे आप नौकरी करो, जो आपकी गारंटी ले, जो आपको स्पॉन्सरशिप दे, ये जरूरी था। यहां पे चाइना बोल रहा विदाउट एनी एम्प्लॉयर। ठीक है, नो नीड ऑफ एम्प्लॉयर, यानी कि आपको कोई जरूरी नहीं है भाई साहब यहां पे एम्प्लॉयर की या फिर किसी भी स्पॉन्सरशिप की। उसके बाद
क्या आप वहां पे जाके बिजनेस कर सकते हो? एग्जैक्टली बिजनेस कर सकते हो, आपको खुद का बिजनेस खोलने का भी ऑप्शन है, ठीक है। ओन बिजनेस, अपना बिजनेस चलाने का भी आपको यहां पे क्या दिया जाता है? ऑप्शन दिया जाता है। अब देखिए, इसे ही कहते हैं जियोपॉलिटिक्स। जैसे ही चाइना ने देखा कि भाई साहब H1B वीजा महंगा हो गया है और इंडिया के पास दिमाग की कमी नहीं है, भाई साहब इंडिया के पास तो इतना दिमाग है कि ताजमहल तक को बेच के खा जाए, इतना दिमाग है। तो उसी दिमाग का इस्तेमाल करने के लिए चाइना ने के वीजा निकाला है, और जो कि हो सकता है कि चाइना के लिए बेनिफिशियल भी हो, क्योंकि जो दिमाग, जो ब्रेन ड्रेन हमारा रशिया, सॉरी यूएस जा रहा था, वो ब्रेन ड्रेन हमारा किस तरफ जाएगा? अब चाइना की तरफ जाएगा, ऐसा चाइना का मानना है। लेकिन इस बीच में हमारी जो सरकार है वो इस बात को थोड़ा बहुत नकारने की कोशिश कर रही है इनडायरेक्टली, ठीक है, क्योंकि वो ये चाहती है कि ब्रेन ड्रेन ना हो, यानी कि हमारे देश का जो दिमाग है वो ड्रेन आउट हो के चाइना की तरफ ना जाए, बल्कि अपने ही देश में कामधाम संभाले, अपने ही देश को आगे बढ़ाए, अपने ही देश को तरक्की करवाए, ठीक है। लेकिन भाई साहब सरकार ऐसा कह देने से थोड़ी हो जाएगा, सबको नौकरी चाहिए भैया, सबको तरक्की चाहिए भैया। अगर आप चाहते हो कि ब्रेन ड्रेन चाइना की तरफ ना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इंडिया में आपको अच्छी सहूलियत देनी पड़ेगी, इंडिया में आपको अच्छी फैसिलिटीज देनी पड़ेंगी, इंडिया में आपको वो सारी की सारी एजुकेशनल सर्विसेज देनी पड़ेंगी, और अच्छे पैकेज देने पड़ेंगे, अपॉर्चुनिटीज लानी पड़ेंगी, जिससे कि हमारे यंग प्रोफेशनल्स, हमारे स्टेम प्रोफेशनल्स किसी और देश में ना जाएं, हमारे भारत के अंदर में ही रहें, ठीक है बच्चे। तो आपका क्वेश्चन क्या था कि कौन सा वीजा अलाउ किया गया है स्टेम प्रोफेशनल्स के लिए, जो कि डोमेस्टिक एम्प्लॉयर की भी जरूरत नहीं है जहां जाने के लिए, ठीक है। तो कौन सा? चाइना का के वीजा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चे। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल क्या है आपके लिए। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड साइन एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद कंपनी इन सितंबर 2025, ठीक है। अब देखिए, एक कंपनी है जिसके साथ कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड जो है, ठीक है, उसने सितंबर 2025 में किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है? देखिए, अब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता क्या है? MOU एक समझौता ज्ञापन यानी कि एक एग्रीमेंट होता है जब दो कंपनीज एक साथ मिलकर काम करने की कोशिश करती हैं। होगा ना, जब दो लोग एग्रीमेंट साथ में काम करने की कोशिश करेंगे, मैं और आप अगर कोई कंपनी खोलेंगे तो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिसाइड होगा, जिसपे सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे रहेंगे, ठीक है। तो यहां पे सवाल क्या आ रहा आपका? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, ठीक है, क्या करेगी? एक कंपनी के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया, उस कंपनी का आपको नाम बताना है, ठीक है बच्चे। तो आपका Hyundai हेवी इंडस्ट्रीज, सेकंड ऑप्शन SD कोरिया शिप बिल्डिंग एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग, थर्ड ऑप्शन इज मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज, सैमसंग शिप बिल्डिंग। तो करेक्ट आंसर इज बच्चे HD कोरिया शिप बिल्डिंग एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग, ठीक है बच्चे। HD कोरिया शिप बिल्डिंग, HD कोरिया शिप बिल्डिंग, ठीक है, शिप बिल्डिंग। और ये नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है? शिप बिल्डिंग से क्या समझ में आ रहा है कि ये शिप बिल्डिंग की बात हो रही है। ये कोचिन शिपयार्ड, यहां पर भी देखिए शिपयार्ड, और यहां पर भी आपको शिप बिल्डिंग दिखाई दे रहा है बच्चे, ठीक है। यानी कि दोनों कंपनी मिलकर क्या बनाएंगी? शिप बनाएंगी, बड़े बड़े जहाज बनाएंगी, बड़े बड़े वेसल्स बनाएंगे यहां पे, ठीक है बच्चे। एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग, ठीक है, ये कंपनी का नाम है, ठीक है बच्चे, याद रखना। और कहां की कंपनी है? तो कोरिया की कंपनी है। और इंडिया से कौन सा है? कोचिन शिप बिल्डर लिमिटेड इंडिया से है। ये क्या बनाएंगी? इनका टारगेट क्या है? इनका टारगेट है बड़े बड़े वेसल्स बनाना, ठीक है। क्या बनाना? वेसल्स बनाना। अब वेसल्स जो होंगे, ठीक है, वो कितने? अभी देखिए शिप बिल्डर्स जो ये आपका कोचिन शिपयार्ड था, 5 बड़े बड़े वेसल्स बनाने की कैपेबिलिटी रखता था, ठीक है, यहां पे याद रखिएगा। लेकिन अभी इसकी कैपेसिटी बढ़ जाने वाली है, क्योंकि यहां पे SD कोरिया शिप बिल्डर्स ऑफशोर इंजीनियरिंग कंपनी भी इसके साथ मिलने वाली है, ठीक है बच्चे। उसके बाद इसकी जो कैपेसिटी रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है? 1,20,000 मैट्रिक टन का, ठीक है, याद रखना, मैट्रिक टन की कैपेसिटी। अब सर ये मैट्रिक टन की कैपेसिटी, इसका क्या मतलब है? देखिए, जब भी आप शिप बनाएंगे ना, तो आपको जरूरत पड़ेगी आयरन की, ठीक है, आपको जरूरत पड़ेगी आयरन की, स्टील की, इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो 1 मैट्रिक टन में 1,000 किलो होता है, ठीक है, क्लियर पॉइंट। यानी कि यहां पे 1,20,000 मैट्रिक टन आयरन और स्टील का इस्तेमाल किया जाएगा शिप बिल्डिंग के अंडर में, क्लियर पॉइंट बच्चे यहां पे। और ये एग्रीमेंट कहां के लिए हुआ है? तो भावनगर गुजरात के लिए हुआ है, क्लियर है, भावनगर गुजरात के लिए हुआ है, याद रख लेना, ठीक है बच्चे। यानी कि आगे ये लोग काम करेंगे तो कहां पे करेंगे? भावनगर गुजरात में ये लोग काम करने वाले हैं, क्लियर पॉइंट बच्चे यहां पे। चलिए, ये आपका करेक्ट आंसर आपके सामने है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर विल
वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 भी हेल्ड। अभी देखिए एक इवेंट आ रहा है, जैसे कि इंडिया हर चीज में आगे करने की कोशिश कर रहा है, इंडिया हर चीज में इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहा है, तो भैया खाने पीने की चीजों में कैसे पीछे रह सकता है। खाने पीने की चीजें तो इंडिया में ऐसे वायरल होती हैं, ऐसे यहाँ पे उनको प्रमोट किया जाता है कि जैसे भाई मतलब खाना ही सब कुछ है यार। कहते हैं ना कि पूरी दुनिया खाने के लिए, जिंदा रहने के लिए खाती है, लेकिन भाई भारत में तो कुछ लोगों को आपको देख के, कुछ राज्यों को ऐसा लगेगा कि भाई ये लोग जिंदा ही खाने के लिए हैं, इतना ज्यादा खाने को यहाँ पे प्रमोट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसी खाने को इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाने के लिए हमारे फूड कल्चर को, भारत के फूड कल्चर को ग्लोबल ग्लोबल लेवल तक ले जाने के लिए इंडिया ने क्या किया है, वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 शुरू किया है। ठीक है, यानी कि ये क्या है, वर्ल्ड फूड इंडिया क्या है, वर्ल्ड फूड इंडिया है क्या, ठीक है, ये एक ग्लोबल फूड एक्सपो है, ग्लोबल फूड एक्सपो है। ग्लोबल फूड एक्सपो का मतलब क्या होता है, एक प्रदर्शनी है, एग्जीबिशन है, ठीक है, फूड का एग्जीबिशन है, याद रखिएगा, जहां पर कौन आने वाले हैं, 100+ कंट्रीज के 500+ इन्वेस्टर्स आएंगे। अब सर यहाँ पे इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, अब देखिए बहुत सारे स्टॉल लगाए जाएंगे, जैसे मान लीजिए ये बहुत सारे ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्टॉल्स लगाए गए हैं, एक तरफ गुजराती खाना, ठीक है, महाराष्ट्र का खाना, ठीक है, बिहार का खाना, झारखंड का खाना, अलग अलग तरीके के खाने यहाँ पे इन सारे स्टॉल्स पे बिक रहे हैं। अब ये इन्वेस्टर्स आएंगे, देखेंगे, खाने को टेस्ट करेंगे, चखेंगे, उनको मजा आएगा, तो इस तरीके के खाने को बनाने के लिए, इस तरीके के खाने को बनाने के लिए और भी कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हो सकती है, हो सकता है कि कुछ अनपैक्ड ऐसा फूड यहां पे हो, जिसको पैकिंग कैसे की जाए, उसको फॉरेन तक कैसे लेके जाए, बहुत सारा पैसा की जरूरत पड़ेगी ना यार। तो इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, इस तरीके के खाने को ग्लोबल लेवल पे पहुंचाने के लिए, ग्लोबल पहचान दिलाने के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, इनसे इनका भी फायदा है और इंडिया का तो ऑफकोर्स फायदा है ही, इंडिया का खाना, इंडिया का फूड कल्चर पूरी दुनिया में फेमस होने वाला है। ठीक है बच्चे, तो ये बहुत सारे स्टॉल्स लगाए जाएंगे और स्टॉल्स तकरीबन 1700+ स्टॉल्स हैं, और ये कहां से रहने वाले हैं, तो 21 स्टेट्स और यूटीज होंगी यहाँ पे। ठीक है, 21 स्टेट्स और यूटीज रहने वाली हैं, क्लियर पॉइंट। और ये इन सब को अलावा एक 10 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज भी रहने वाली हैं, प्लस 10 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज भी रहने वाली हैं। यानी कि जो स्टॉल्स लगेंगे ना, वो किसके लगेंगे, यहाँ पे 21 राज्यों के खाने की बात करेंगे हम, यहाँ पे राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी दोनों मिला के 21 है, उनके फूड स्टॉल लगेंगे यहाँ पे, और इसके अलावा 10 सेंट्रल मिनिस्ट्री यहाँ पे रहने वाली हैं अपने फूड स्टॉल के साथ, और टोटल 1700 के आसपास फूड स्टॉल यहाँ पे लगाई जाएंगी। ठीक है बच्चे, अब देखिए इसका उद्घाटन कहां पे हुआ है, ये बात कर लेते हैं। तो ये भारत मंडपम में हुआ है इसका उद्घाटन। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, भारत मंडपम। कि कहां पे किया गया था इसका इनॉग्रेशन, तो भारत मंडपम जो कि दिल्ली में है। ठीक है बच्चे, भारत मंडपम में इसका उद्घाटन किया गया था, दिल्ली के अंदर में। अब सवाल आता है किसने किया था, तो पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था, ये भी आप लोग को याद रखना है, पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था, याद रखना। ठीक है, और फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर कौन है भारत का, तो चिराग पासवान है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये भी इन्हीं के अंडर में सब कुछ हो रहा था। फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर कौन है यहाँ पे, याद रखना। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर चिराग पासवान। ठीक है बच्चे, चिराग पासवान। ठीक है, सभी जानते हैं इनको, चिराग पासवान। ठीक है बच्चे, याद रखेगा। तो ये करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, भारत मंडपम में इसको आयोजित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डेज आर ऑब्जर्व ऑन 26 सितंबर। 26 सितंबर को हम हर साल इनमें से कौन सा दिन सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, पहला इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, यानी कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस मनाते हैं। वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे, यानी कि विश्व गर्भ निरोधक दिवस मनाते हैं। दोनों मनाते हैं, इनमें से कोई भी नहीं मनाते हैं। ठीक है बच्चे, तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों ही हम लोग सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पे। अब देखिए पहला ऑप्शन देख लेते हैं, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। अब देखिए जब बहुत ज्यादा इस्तेमाल बढ़ने लग गया, इस्तेमाल तो खैर क्या ही बढ़ा था न्यूक्लियर वेपन का, ठीक है, धमकियां बढ़ने लग गई थी, डर बढ़ने लग गया था न्यूक्लियर वेपन का। और आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, 1945 के अंदर में क्या हुआ था, 1945 के अंदर में क्या हुआ था, ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्ब गिराए गए थे। ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्ब गिराए गए थे, आपने देखा होगा। ठीक है, पढ़ा होगा इतिहास के अंदर में। ठीक है, नागासाकी जो कि जापान के एरिया है, इस पे
इस पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए गए थे, ठीक है, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। और नुकसान इतना ज्यादा हुआ था कि आज के डेट में भी वहां पे बच्चे अपंग पैदा होते हैं, जिनकी आंखें नहीं है, जिनके नाक टेढ़ी हो रखी है, कान टेढ़े हो रखे हैं। इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे वहां पे इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। अब वो इतना बड़ा इफेक्ट था कि उसे पूरी दुनिया डर गई थी। भाई पहली बार ऐसा इस्तेमाल हुआ था और पहली बार इतना विध्वंस किया था उसने, इस बॉम्ब ने, कि पूरी दुनिया हैरान हो गई थी भाई साहब, ठीक है। तो पूरी दुनिया को अब इसका इस्तेमाल दोबारा ना हो करने के लिए हम लोगों ने 1968 में, हम लोगों ने नहीं मतलब पूरी दुनिया ने डिसाइड किया था 1968 में, एक ट्रीटी साइन हुआ था, एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इसमें यह कहा गया था कि भाई अब कोई भी देश न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा, ठीक है, और जिसने बना लिया है वो कोशिश करेगा कि इसका डिसआर्मामेंट कर दे, ठीक है। लेकिन यहां पे इंडिया ने साइन नहीं किया था। इंडिया ने बोला था अच्छा बेटा ठीक है, तुम लोगों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, फिर तो तुम धमकी देते रह जाओगे हमारे को कि भैया हम उड़ा देंगे, हम तो डरते रह जाएंगे, तो मैं साइन नहीं करूंगा, ठीक है, जब तक कि मैं न्यूक्लियर बॉम्ब ना बना दूं। तभी से पूरी दुनिया यहां पे, इनफैक्ट यूएस तो इतना तगड़ा दुश्मन हो गया था भारत का, लेकिन भारत ने भाई साहब फिर भी 1998 में न्यूक्लियर बॉम्ब बना ही दिया था, ठीक है, न्यूक्लियर पावर बन ही गया था हमारा प्यारा भारत। अटल बिहारी वाजपेयी और जो हमारे अब्दुल कलाम साहब थे, इन दोनों की मिली भगत थी, हमारा भारत न्यूक्लियर पावर बनकर तैयार हो गया था, ठीक है। लेकिन हमारा सवाल क्या है, ठीक है, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, यानी कि अब अंतरराष्ट्रीय लेवल पे इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसके लिए 2013 में डिसाइड किया गया यूएन ने, ठीक है, कि 2013 में, ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिसाइड किया था कि भाई साहब ऐसा करेंगे कि हम लोग ना यहाँ पे कैंपेनिंग चलाएंगे, प्रचार करेंगे, अवेयरनेस फैलाएंगे, पूरे देशों को अपील करेंगे, मतलब हम लोग शांति फैलाने की कोशिश करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि ये जो मैसेज है कि इंटरनेशनल लेवल पे अब न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कोई भी ना करे, ये फैलाने की कोशिश की जाएगी। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2013 में ये दिन मनाना शुरू कर दिया था, मतलब अनाउंसमेंट किया था कि मनाया जाएगा, लेकिन फर्स्ट वाला जो मनाया गया था 2014 में मनाया गया था, ठीक है बच्चे। चलिए सेकेंड वाला ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है, वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे, यानी कि गर्भ निरोधक की बातें करते हैं। देखिए हमारा समाज आज की डेट में पढ़ा लिखा है, लेकिन फिर भी हम लोग ना इन सारी चीजों पे बात करने से कतराते हैं, हम बात ही नहीं करते यार। अरे यार एक बात बताओ, ठीक है, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे को कितनी समझ हो जाएगी, उसको तो बताना पड़ेगा ना कि नहीं यार देखो ऐसी ऐसी चीजें गलत हो सकती हैं, ऐसी ऐसी चीजों का नुकसान हो सकता है। लेकिन क्या देखिए यूथ है, बहक जाते हैं, तो जिसमें कई बार फीमेल प्रेग्नेंट भी हो जाती हैं। जब फीमेल प्रेग्नेंट हो जाएंगी तो डेफिनेटली यहां पे प्रॉब्लम होगी। अगर शादी नहीं हुई है तो भारत के अंदर बहुत बड़ा बवाल कर जाता है भाई साहब, ठीक है। उसके बाद अनवांटेड प्रेगनेंसीज, अनवांटेड फीटिसाइड किया जाता है, अनवांटेड अबॉर्शन किया जाता है। इन सभी चीजों को रोकने के लिए यहां पे हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व गर्भ निरोधक दिवस मनाते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी को रोकने के काम। इसको हम लोग, प्रेगनेंसी को रोकने का मतलब ये नहीं है कि गलत तरीके से ही प्रेगनेंसी को रोका जाए, ठीक है, कि अगर कुछ लड़का लड़की ने कुछ गलत कर दिया, प्रेग्नेंट होगी लड़की, तो उसकी प्रेगनेंसी को रोका जाए, ऐसा नहीं है। उनको तो अवेयर करना ही है, इस दिन प्रोग्राम चलाने हैं कि उन यूथ को अवेयर करना है कि प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए। आप लोग प्रोटेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर और भी ऐसे मेथड से इस्तेमाल कर सकते हो। ये अवेयरनेस फैलाना जरूरी है हमारी आज की यूथ को, वरना वो पता नहीं कौन से अंधेरे में जा रहे हो भाई साहब, ठीक है। तो ये तो है ही अवेयरनेस फैलाना। और इसके अलावा अनवांटेड प्रेगनेंसी, अनवांटेड अबॉर्शन से फीमेल की जो बॉडी पे नेगेटिव असर पड़ता है वो तो खैर बहुत ही बड़ा होता है। हो सकता है आने वाले टाइम में वो फीमेल जिसने अबॉर्शन करा है वो प्रेग्नेंट ना हो पाए। कई ऐसी चीजें आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। तो इसी चीज के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए 2007 में डिसाइड किया गया था विश्व गर्भ निरोधक दिवस हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं, ठीक है बच्चे। तो आप लोग देखेंगे कि जो 26 सितंबर को हम हर साल 2 दिन मनाते हैं, जिसमें इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन और वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे दोनों सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है बच्चे। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं आपका क्या है। Which of the following is a typhoon or tropical cyclone that struck recently? इसमें से कौन सा ऐसा टाइफून है जो कि अभी अभी 2025 सितंबर में ही स्ट्रक हुआ है, मतलब विध्वंस मचाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सुपर टाइफून रगासा, हरिकेन लॉरा, साइक्लोन फनी एंड हरिकेन कैटरीना। तो करेक्ट आंसर है बच्चे आपका सुपर टाइफून रगासा, ठीक है, सुपर टाइफून रगासा। अब देखिए ये जो रगासा है ये किस तरफ आया हुआ है, तो फिलीपींस वाले एरिया से शुरू हुआ, ठीक है बच्चे, क्लियर पॉइंट। तो ये रगासा, ठीक है, रगासा जो है
फिलीपींस वाले एरिया से शुरू हुआ था, फिर हांगकांग, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ये सारे एरियाज को इसने अफेक्ट किया हुआ है। क्लियर पॉइंट बच्चे, यहां पे ये सारी चीज आप लोग यहां पे देखने वाले हो, ठीक है। अब जो ये फिलीपींस में गया था, फिलीपींस में ही शुरू हुआ था, यहां से ही फिलीपींस में शुरू हुआ था, इसने बहुत तबाही मचाई है इस तूफान ने, ठीक है, जिसका नाम रगासा है। फिलीपींस में इसको नंदो के नाम से जानते हैं, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। मान लीजिए कि नंदो की जगह, देखिए जो आपका प्रचलित नाम है जो कि न्यूज में बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, सुपर टाइफून रगासा है, लेकिन इसके अलावा नंदो भी तो पूछा जा सकता है कि इसका दूसरा नाम क्या है, तो आपको नंदो बताना है, ठीक है बच्चे। फिलीपींस के अलावा हांगकांग हो गया, उसके बाद आपका चाइना हो गया, ठीक है, नॉर्थ कोरिया हो गया, ठीक है, नॉर्थ कोरिया हो गया, ये सारे एरिया में, ये सारे कंट्रीज को इसने अफेक्ट यहां पे किया हुआ है। अब देखिए ये क्या है, तो एक सुपर टाइफून क्यों कहा जा रहा है कि जब इसकी इनिशियल स्पीड थी ना, स्टार्टिंग में जो इसकी स्पीड थी 200, स्पीड जो इसकी स्टार्टिंग में थी 205 किलोमीटर 5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से थी, ठीक है। तो देखिए स्टेज होती है ना, एक कैटेगरी होती है, कैटेगरी 1 में जब स्पीड आपका 119 किलोमीटर से कम रहे, ठीक है, उसके बाद 141 से कम रहे तो उसको हम लोग कैटेगरी 2 बोलते हैं। वैसे कैटेगरी 3, कैटेगरी 4 होता है, ठीक है बच्चे। तो ये जो था आपका कैटेगरी 5 में आ चुका था, अंत में जाते जाते कैटेगरी 5 में आ चुका था, ठीक है। जो आपका कैटेगरी 4 जो होता है ना, इसमें कहां तक पहुंचा था, ठीक है, कैटेगरी 4 में ये पहुंचा था आपका, ठीक है, 251 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद एट लास्ट ये कहां पहुंच गया था भाई साहब, ठीक है, 270 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। जब ये वाला आता है ना तो इसको सुपर टाइफून कहते हैं, यानी कि ये बहुत बड़ा चक्रवात है, सुपर टाइफून का नाम जानते हैं। इतना ज्यादा स्पीड होगा कि भैया पेड़ के पेड़, बिल्डिंग बिल्डिंग यूं बहा ले जाएगा, ठीक है, इसलिए सुपर टाइफून का नाम इसको दिया जाता है। तो याद रखना, ठीक है, इसकी कैटेगरी कौन सी है, तो कैटेगरी अंत में पहले तो शुरुआत तो कैटेगरी 1 से हुई थी, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ते 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 251 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा 270 किलोमीटर प्रति घंटे हो चुकी थी, जिसकी वजह से इसको हम लोग सुपर टाइफून का नाम से जानते हैं, सुपर टाइफून इसको हम लोग नाम देते हैं, ठीक है बच्चे। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें देखो ज्यादा कुछ पूछता नहीं है, इसमें आपको यही पूछा जाएगा कि नुकसान क्या होगा। अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी वगैरह कर रहे हैं तो इसका इंपैक्ट इंडिया के ऊपर पूछा जा सकता है, इसका आपका अलग अलग तरीके से रीजन और भी पूछे जा सकते हैं, लोकल रीजन पूछा जा सकते हैं। बट आप लोग अगर वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन इनफ है कि नाम पूछा जाएगा सुपर टाइफून, क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी स्पीड तकरीबन 270 किलोमीटर प्रति घंटे थी और कैटेगरी 1 से लेकर कैटेगरी 5 के बीच में इसको बांटा गया है, ठीक है। इसको लोकल नाम नंदो के नाम से जानते हैं। कहां पे शुरुआत हुई थी, तो फिलीपींस में शुरुआत हुई थी इसकी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है, ठीक है। चलिए अगला सवाल आता है, विच इंडियन नेवी शिप, ठीक है, यानी कि आईएनएस की बात कर रहे हैं। इसमें से एक आईएनएस की बात करेंगे हम लोग, आईएनएस, ठीक है, जो कि द सेकंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट विल बी कमीशन ऑन 6 अक्टूबर 2025, ठीक है। देखिए बच्चे, यहां पे 6 अक्टूबर 2025 को एक आईएनएस का कमीशनिंग होगा। कमीशनिंग का मतलब क्या होता है, फाइनली बना दिया गया है उस जहाज को और अब इंडियन नेवी को हैंडओवर कर दिया जाएगा कि ये लो भैया आपकी शिप, अब आप इसका इस्तेमाल करो और दुश्मन की लंका लगा डालो, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कमीशन करना। तो 6 अक्टूबर को एक कमीशन होने वाला है शिप, वो कौन सी शिप है जल्दी से बताएं। आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस निस्तार, आईएनएस त्रिकंद और आईएनएस एंद्रोथ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे आईएनएस एंद्रोथ, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, थोड़ा इसका बैकग्राउंड की कहानी बात कर लेते हैं, ठीक है। अब 2018 में क्या हुआ, ठीक है, देखिए अब 2018 में क्या हुआ था, एक ऐसा सीरीज बनाने की सोची गई थी, ठीक है, सीरीज बनाने की सोची गई थी कि एक इस तरीके के हम लोग शिप बनाएंगे। और कितनी शिप बनाएंगे, 8 शिप बनाएंगे। जैसे रो हाउस होता है ना, एक घर बना दिया सेम वैसा ही, दूसरा, तीसरा, चौथा, 8-10 घर एक साथ होते हैं, वैसे ही शिप का भी एक सीरीज होता है, ठीक है। जो नेवी में जो शिप जाती है उनकी सीरीज की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। 1 शिप, 2 शिप, 3 शिप, 4 शिप, 5 शिप, इस तरीके से शिप बनाई जाती है। तो उस सीरीज का नाम क्या था, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, उसके बाद शैलो वाटर क्राफ्ट, ठीक है। ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट, ये एक सीरीज का नाम है, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म आपको क्वेश्चन में भी मिल जाएगा, ठीक है।
एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट। ठीक है बच्चे, इसमें 8 ऐसी शिप्स बनाने की बात कही गई थी कि 8 शिप हम लोग बनाएंगे, याद रख लेना। ठीक है, जिसमें से पहला वाला शिप दे दिया गया था इंडिया को, इंडियन नेवी को। तो फर्स्ट शिप जो थी उसका नाम क्या था? अर्नाला। ठीक है, क्या नाम था उसका? अर्नाला। तो ये जो है आपका सेकेंड वाला है, सेकेंड शिप है, जिसका नाम क्या है? एंड्रोथ। किसका नाम है? एंड्रोथ। ठीक है बच्चे, एंड्रोथ। ठीक है, याद रखना, एंड्रोथ जिसका नाम है। अब एंड्रोथ क्यों? तो लक्षद्वीप आर्कीपेलागो जो के ऊपर एक छोटा सा आइलैंड है। ठीक है, लक्षद्वीप आर्कीपेलागो के ऊपर एक छोटा सा आइलैंड है एंड्रोथ। ठीक है, एंड्रोथ। अब देखो भारत क्या करना चाह रहा है, ये शिप्स के नाम ना उन लास्ट पॉइंट के ऊपर रख रहा है जहां तक भारत की पहुंच है। तो वो शिप का नाम इसलिए दिया जा रहा है कि पाकिस्तान को क्या लगेगा एंड्रोथ का नाम सुन के कि भाई साहब इनकी शिप तो एंड्रोथ तक पहुंच चुकी है, इनकी शिप तो यहां तक पहुंच चुकी है। इसी वजह, जैसे अर्नाला है, अर्नाला भी एक आइलैंड का ही नाम है। ठीक है, तो ये एंड्रोथ और आइलैंड, और जो आपका एंड्रोथ और अर्नाला आइलैंड का नाम इसीलिए दिया जाता है कि हम ये बताना चाहते हैं इन शिप्स के नाम से कि देखो हमारी नेवी कहां कहां तक पहुंच चुकी है, हमारी नेवी कहां कहां तक सुरक्षा देने वाली है। तो दुश्मनों को सचेत हो जाने की जरूरत तो है यहां पे। ठीक है, चलिए अब ये जो सीरीज है या ये शिप है, ये काम क्या करेगी, ध्यान सुनना। एंटी सबमरीन का मतलब क्या होता है? जो दुश्मन की पनडुब्बी है ना, सबमरीन्स है ना, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेगी, यानी उसके खिलाफ वॉर करेगी। एंटी सबमरीन की हम यहां पे बात कर रहे हैं। क्लियर पॉइंट बच्चे यहां पे? ठीक है, उसके बाद शैलो वाटर क्राफ्ट। शैलो वाटर क्राफ्ट का मतलब क्या होता है? गहराई में, बहुत ही गहराई में जा करके ये दुश्मन के शिप को पकड़ लेगा। पकड़ क्या लेगा? इसका रडार का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग विजन है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेंज है कि इसकी रडार की रेंज में कोई भी पनडुब्बी अगल बगल से गुजरे हो ही नहीं सकता। ये फटाक से उसको पकड़ लेगा और वहीं पे उसको फायर कर दिया जाएगा। ये एक वेपन सिस्टम है। वेपन सिस्टम का मतलब क्या होता है? इसके ऊपर बहुत सारी ऐसी हथियार लगाए गए हैं जो कि हमारे दुश्मन के शिप को उड़ाने में, हमारे दुश्मन के शिप को मारने में हमें हेल्प करते हैं। ठीक है बच्चे, तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका? INS एंड्रोथ। ठीक है, अच्छा एक और चीज, ठीक है, ये वाला जो है ना INS त्रिकंत, ये भी काफी ज्यादा फेमस रहा है, इसका भी आप लोग नाम याद रखना। ठीक है, ये क्यों रहा है? और एक ऑपरेशन ब्राइट स्टार हुआ था अभी। ठीक है, इजिप्ट के अंदर में ऑपरेशन ब्राइट स्टार हुआ था इजिप्ट में। ठीक है बच्चे, याद रखना। तो अभी की बात कर रहा हूं, सितंबर में ही। ठीक है, तो उसमें इसने पार्टिसिपेट किया था, जो कि इजिप्ट के अंदर में हुआ था। इजिप्ट और US एक्सरसाइज ब्राइट स्टार होस्ट करता है और इसी में INS त्रिकंत ने पार्टिसिपेट किया था भारत की तरफ से। ठीक है, ये छोटी छोटी पॉइंट्स आपको याद रखने की जरूरत पड़ती है बच्चे। चलिए अब देखिए, अंटिल व्हेन हैज इंडिया रिस्ट्रिक्टेड इंपोर्ट्स ऑफ सिल्वर एंड अनस्टडेड ज्वेलरी। अब देखिए यहां पे चांदी के आयात पर भारत ने रोक लगा दी है, और कब तक लगा दी है, यही आपका आंसर रहने वाला है। ठीक है बच्चे, अब देखिए मार्च 31 2025, मार्च 31 2026, दिसंबर 31 2025 और जून 30 2026। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मार्च 31 2026। क्लियर पॉइंट बच्चे यहां पे? चलिए अब क्या सर ये हम लोग इंपोर्ट कर ही नहीं सकते हैं, मतलब इस दौरान अगर जरूरत पड़ गई तो? ठीक है, तो नहीं, ऐसा नहीं कि इंपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन इसके इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, रिस्ट्रिक्टेड इंपोर्ट हो जाएगा ये। ठीक है, अब रिस्ट्रिक्टेड इंपोर्ट क्यों हो जाएगा और ऐसे कौन से प्रोविजंस हो जाएंगे जिसका पालन करके हम लोग चांदी को इंपोर्ट अभी भी कर सकते हैं? ठीक है बच्चे, तो यहां पे याद रख लेना, इसका जो इंपोर्ट है ना, तो डायरेक्टोरेट, ठीक है, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड की परमिशन लेकर आप यहां पे क्या कर सकते हो? इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, इंपोर्ट कर सकते हो, अभी भी सिल्वर को इंपोर्ट कर सकते हो इतनी रिस्ट्रिक्शंस के बाद भी। तो सर ये रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाई गई है, ये भी तो बता दो ना। ठीक है, बिल्कुल बता रहे बच्चे, देखो ठीक है, हमारे पास क्या है, चांदी का, सिल्वर का इंपोर्ट बहुत ज्यादा हम लोग करते हैं, इंपोर्ट बहुत ही ज्यादा हम लोग करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, और इसमें सबसे जो बड़ा नाम आता है वो थाईलैंड का आता है। ठीक है, सबसे बड़ा नाम थाईलैंड का आता है हमारे लिए। ठीक है, हमारे को थाईलैंड से इंडिया सिल्वर आता है और हमें बहुत कॉस्टली पड़ता है। और
अभी रिसेंटली लास्ट ईयर की बात करें, ठीक है, तो हम लोग 4 टन लेके आते थे सिल्वर, ठीक है, इंपोर्ट करते थे सिल्वर, जो कि देखते ही देखते कितना बढ़ गया भाई साहब, ठीक है, 40 टन बढ़ गया है, यानी कि 10 गुना ज्यादा सिल्वर का इंपोर्ट बढ़ गया है। अब फॉरेन कंट्री से सिल्वर इंडिया में आ रहा है, तो इसके दो नुकसान है। एक तो जो हमारे लोकल कॉम्पिटिटर हैं, लोकल जो हमारे ज्वेलरी बनाने वाले लोग हैं, ठीक है, उनको नुकसान हो रहा है कि भैया बाहर से आने वाली चांदी सस्ती है, तो हमारे जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं, लोकल में जो चांदी का काम कर रहे हैं, उनको नुकसान हो रहा। जैसे मुझे ही एक सिक्का 10 ग्राम का खरीदना है, तो मैं वहां से खरीदूंगा ना जो सस्ता पड़ेगा, तो थाईलैंड से आने वाला चांदी सस्ता है और हमारे देश में बनने वाला जो चांदी है वो थोड़ा महंगा है, तो मैं थाईलैंड वाला खरीदूंगा, तो हमारे देश के लोगों का नुकसान होगा। पहला तो पॉइंट ये है, कॉम्पिटिशन, ठीक है, बहुत नेगेटिव जाएगा हमारे देश के लिए। दूसरा, जब हम चांदी खरीदेंगे तो हमारे देश का पैसा भी तो जाएगा ना, जिसकी वजह से हमारा रुपया कमजोर हो जाता है। ये सारी चीजों को देखते हुए अभी बोला गया है कि देखो ऐसा है, एक तो हमारा यूएस की टैरिफ पॉलिसी की वजह से, यूएस से जो हमारा मनमुटाव चल रहा है उसकी वजह से ऑलरेडी हमारा नुकसान हो रहा है, तो और ज्यादा हम लोग यहाँ पे रुपया को कमजोर नहीं कर सकते, और ज्यादा अपना नुकसान नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज यहाँ पे अभी इस चीज को हम थोड़ा सा बैन कर देते हैं। लेकिन हाँ, इनकेस अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, बहुत ऐसी कोई जरूरत पड़ती है कि हाँ आपको इंपोर्ट करने की जरूरत ही पड़ेगी, तो यहाँ पे आप डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड की परमिशन ले सकते हो, रिटर्न परमिशन लो और चांदी को इंपोर्ट कर सकते हो। बट आमतौर पे जनरल लोगों के लिए, जनरल व्यापारियों के लिए ये बैन कर दिया गया है। कब तक के लिए? 31 मार्च 2026 तक के लिए, ठीक है बच्चे, याद रखना। तो सिल्वर, अच्छा एक और बात, ठीक है, इंपोर्ट ऑफ सिल्वर एंड अनस्टडेड ज्वेलरी का मतलब क्या होता है? अनस्टडेड ज्वेलरी का मतलब ये है कि जो प्योर आपका सिल्वर हो। जैसे कि मैंने अंगूठी पहनी है यहाँ पे, ठीक है, तो आप इसमें देखना कि सिल्वर है, लेकिन सिल्वर के साथ मोती लगा हुआ है, ठीक है, मोती लगा हुआ है, तो ये स्टडेड कहलाएगा, क्योंकि इसमें मोती भी है ना भाई। अगर मान लो इसका 6 ग्राम वजन है तो 2 ग्राम का मोती भी है। लेकिन यहां पे अनस्टडेड का मतलब ओनली सिल्वर की बात की जा रही है, सिल्वर के बिस्किट्स की बात की जा रही है, ठीक है बच्चे। तो याद रखना, करेक्ट आंसर आपका 31 मार्च 2026 हो जाएगा। यहीं इसी डेट तक इसको बैन किया गया है, ठीक है। चलिए, हाउ मेनी S-400 सिस्टम विल रशिया डिलीवर टू इंडिया इन टोटल? अब देखिए, रशिया के साथ हमारा मित्रता बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो रशिया के साथ हम लोगों ने 2018 में S-400 मिसाइल्स लेने का क्या किया था? वादा किया था, यानी कि डील की थी, ठीक है। और कितने का? तकरीबन 40,000 करोड़ का, यानी कि 5.43 मिलियन डॉलर का हम लोगों ने यहां पे क्या किया था? डील किया हुआ था। लेकिन अभी उसने हमारे को एक और टारगेट क्या था? 2021 से 2024 के बीच में धीरे धीरे करके हमको दे देगा, ठीक है, याद रखिएगा। और कितने का किया था हम लोगों ने कि हम कितने ले लेंगे आपसे? 5 खरीद लेंगे, ठीक है, 5 S-400 मिसाइल हम लोग यहां पे खरीद लेंगे, ये ऐसा कहा गया था। तो उसने 2021 में हमें एक तो दे दिया, 2021 में एक दे दिया, और 2024 तक आते आते उसने हमको टोटल कितने? 4 दे चुका है, ठीक है, 4 दे चुका है। तो बचा कितना है? एक बचा हुआ है, ये हमें 2026 में ये प्रोवाइड कर देने वाला है, ठीक है, इसीलिए काफी ज्यादा न्यूज में बना हुआ है। यानी कि 2018 में हम लोगों ने 40,000 करोड़ की एक डील साइन की थी रशिया के साथ, जिसमें हम 5 मिसाइल खरीदने वाले थे। 8,000 करोड़ का एक मिसाइल अपने को पड़ रहा था। S-400 मिसाइल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है बच्चे। तो जिसमें से 4 तो हमको दे चुका था, और पांचवा वो हमको अभी 26 में देने वाला है। ये डील बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। बोला गया था कि चलो भैया 2021 से 24 के बीच में आप दे देना कुछ भी करके, ठीक है, लेकिन 2 साल इसलिए लेट हो गया क्योंकि बीच में रशिया और यूक्रेन की वॉर आ गई, जिसमें से रशिया नहीं प्रोडक्शन कर पाया भाई, नहीं कर पाया तो नहीं कर पाया, सीधी बात है, तो लेट हो गया। और रशिया से हमारी मित्रता अच्छी है, तो हम बहुत ज्यादा प्रेशर भी नहीं डालते हैं रशिया के ऊपर, ये हमारी विदेश नीति है, ठीक है बच्चे। तो ये अभी आपका सवाल क्या आ रहा है? S-400 सिस्टम को रशिया से हम लोग खरीद रहे हैं, वो कितनी संख्या में रहने वाला था? तो आपका 5 संख्या में रहने वाला था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5, यानी 5 खरीदने वाले थे, 4 आ चुके हैं इंडिया के पास, और हमने इंडियन एयरफोर्स को डिलीवरी भी दे दी है, और उसके बाद 5वां हमारा 26 में आएगा। अब सवाल ये आता है कि सर इसका नाम S-400 क्यों है, ठीक है, और इसका रेंज भी थोड़ा बता दो। तो देखिए बच्चे, इसके जो रेंज है, यानी कि कहां तक ये देख सकता है, तो ये 600 किलोमीटर तक देख सकता है। लेकिन ठीक है, मारक क्षमता, टारगेट कहां तक कर सकता है, ठीक है, इसकी मारक क्षमता यानी कि हिट कहां तक कर सकता है, ठीक है,
हिट कहां तक कर सकता है, तो ये 400 किलोमीटर तक हिट कर सकता है। ठीक है, अब देखिए इसका प्लस पॉइंट क्या है, ये एक ही मिसाइल नहीं दागता है। ठीक है, दुश्मन को देख लिया, अरे वो देख 600 किलोमीटर दूर से मेरे को आता हुआ दिखाई दे रहा है, सुन, ऐसा दूसरे सिस्टम को, वेपन दूसरे सिस्टम को बोलेगा, ठीक है, मशीन को, कि देख वो आ रहा है। ठीक है, देखो इसको बहुत सारे चैम्बर्स होते हैं, एक चैम्बर बता रहा है कि भैया वो मैंने उसको देख लिया 600 किलोमीटर दूर से आ रहा है। ठीक है, इसको बता दे तू टारगेट पे रह, जैसी 400 किलोमीटर के अंदर में आएगा धड़ाक से उड़ा देना। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है। और ये एक मिसाइल कभी भी नहीं दागता, मिसाइल पे डॉट 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 डॉट, यानी कि एक मिस भी हो गया तो 2-3 ऐसे छोड़ दो कि आने वाला जो दुश्मन है वहीं पे धराशायी हो जाए, वहीं पे खत्म हो जाए उसकी कहानी। तो S-400 इसलिए कहा जाता है क्योंकि 400 किलोमीटर तक ये वार कर सकता है, दुश्मन को ध्वस्त कर सकता है, खत्म कर सकता है, मार सकता है। ठीक है बच्चे, याद रख लेना। तो इंडिया के लिए इसलिए जरूरी था कि चाइना के पास पहले से ही ये है, चाइना के पास पहले से S-400 है भाई साहब, हमारे पास चाइना के पास, जिसको काउंटर करने के लिए हमारे पास ऐसा कोई हथियार था नहीं। ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास ये हथियार आ चुका है, तो एक तरीके से देखा जाए तो हम चाइना को भी काउंटर कर रहे हैं और एक तरफ से पाकिस्तान को भी हम लोग बोल ही रहे हैं कि भैया हमारे पास आ चुका है S-400। अब देख लो, क्योंकि भाई 400 किलोमीटर आम बात नहीं होती है। ठीक है, जो पहला वाला आया था ना 2021 में, हमने पंजाब वाले रीजन में लगा रखा है। ठीक है, डिप्लॉय कर रखा है। और पंजाब वाले रीजन में क्यों कर रखा है भैया, क्यों, यहाँ पे देख लो बिल्कुल सामने ही है पाकिस्तान, लगा देंगे, फोड़ डालेंगे। तो इस वजह से हम लोगों ने S-400 को डील किया है, खरीदा है। ठीक है बच्चे, तो करेक्ट आंसर आपका 5 हो जाएगा। अगला आता है, हु ऑथर्ड व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, संविधान क्यों मायने रखता है। ये किताब लिखी गई है और इस किताब के लेखक कौन है, D.Y. चंद्रचूड़, N.V. रमन्ना और रंजन गोगोई और शरद अरविंद बॉब्डे। अब देखिए व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। ठीक है, अब ये कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान हमारे लिए क्यों मायने रखता है। ठीक है, ये D.Y. चंद्रचूड़ जो है, ठीक है, D.Y. चंद्रचूड़ हमारे कौन है, ये चंद्रचूड़ कौन है हमारे, ये तो हमारे फॉर्मर CJI हैं, फॉर्मर CJI हैं। और कौन से नंबर के हैं, तो 50th CJI हमारे हुआ करते थे। ठीक है, याद रखेगा। और इन्होंने अपने 20 साल का एक्सपीरियंस, 20 साल का एक्सपीरियंस इस किताब में लिखा हुआ है। ठीक है, याद रखिए 20 साल का एक्सपीरियंस, कि उन्होंने कौन कौन से जजमेंट दी, कौन कौन से रिफॉर्म्स लाए, किस किस तरीके की समस्याएं आई। इस किताब को पढ़ के आने वाले जो हमारे जज हैं या फिर वकील हैं, उनको बहुत ज्यादा अपने डिसीजन मेकिंग में, अपने करियर में हेल्प मिलने वाली है। ठीक है बच्चे, यहाँ पे ये सारी चीज आप लोग याद रखने वाले हैं। तो अब D.Y. चंद्रचूड़, ठीक है, और इसका पब्लिशर का भी नाम याद रख लेना। ठीक है, पब्लिशर जो है, ठीक है, जेन्युइन सॉरी पेंगुइन। ठीक है, पेंगुइन, ठीक है, पेंगुइन, ठीक है, पेंगुइन नाम का एक पब्लिशर है। ठीक है, उसने इसको पब्लिश किया है। जब भी किताब पूछी जाती है ना, तो याद रख लेना किताब के बारे में क्या दिया गया ये पूछा जाता है, किताब किसने लिखी ये पूछा जाता है, और पब्लिशर कौन है ये पूछा जाता है। ठीक है, तो इससे ज्यादा आपको इस किताब में से नहीं पूछा जाएगा। या चंद्रचूड़ जी के बारे में पूछा जा सकता है कि कौन से नंबर पे थे, तो 50वें CJI हुआ करते थे, फॉर्मर CJI हैं। ये सारी बातें आप लोगों से पूछी जा सकती हैं, इससे ज्यादा आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा। ठीक है बच्चे, तो चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है। विच इंस्टीट्यूशन वॉज लॉन्च टू एंश्योर टाइम बाउंड GST डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इन इंडिया। अब देखिए यहां पे एक संस्थान बनाया गया है। ठीक है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाया गया है जो कि क्या श्योर करेगा, ठीक है, GST के जितने भी डिस्प्यूट्स थे, यानी अब GST में डिस्प्यूट्स तो होंगे ना यार, झगड़े तो होंगे GST में। झगड़ों का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि मैंने कोई सामान लिया, या कोई मैं मैन्युफैक्चरर हूं, प्रोड्यूसर हूं, मेरा बिजनेस चल रहा है और मैंने GST भर दिया है और उसमें थोड़ी बहुत गलती हो गई है मुझसे, या फिर गलती नहीं भी हुई और स्टेट बोल रहा है कि GST भरो दोबारा, मैं भर चुका हूं, मैं क्यों भरूं भाई, स्टेट बोल रहा है आपने भरा नहीं है, तो इनमें कुछ ना कुछ ऐसा डिस्प्यूट होगा, है ना। तो उस तरीके के डिस्प्यूट्स को कैसे सुलझाया जाएगा, स्टेट तो ताकतवर है भैया, आम इंसान की क्यों सुनेगा। तो इसके लिए यहां पे GST ट्रिब्यूनल अपीलेट, ठीक है, अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाया गया है। क्या, GST अपीलेट ट्रिब्यूनल कहते हैं इसको हम लोग। ठीक है, अपीलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, अगर इसको शॉर्ट की बात करते हैं हम लोग तो GST अपीलेट ट्रिब्यूनल के नाम से जानते हैं, यानी कि GST का कोर्ट, GST का कोर्ट। अब GST से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट्स होंगे ना,
डिस्प्यूट्स होंगे वो यहीं पे सॉल्व किए जाएंगे। किसने लॉन्च किया इसको? निर्मला माता ने लॉन्च किया है, ठीक है, निर्मला सीतारमण जी ने लॉन्च किया है यहाँ पे, ये बात आप लोग को याद रखना पड़ेगा। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। चलिए अब ये क्या करेगा, निर्मला सीतारमण जी ने क्या कहा है कि जितने भी डिस्प्यूट्स वगैरह हैं वो सारे आपके सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन कितने स्टेट्स के लिए, ठीक है, 31 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में, ठीक है, 45 लोकेशंस पर क्या होगा, ऑफिसेस खोले जाएंगे, यानी इस तरीके के कोर्ट खोले जाएंगे जो कि जीएसटी के मुद्दे सॉल्व करेंगी, ठीक है। लेकिन जो हेड ब्रांच होगा वो कहां पे होगा? दिल्ली के अंदर में होगा। क्लियर पॉइंट बच्चे। हेड ब्रांच कहां पे होगा, हेडक्वार्टर कहां पे होगा? दिल्ली के अंदर में हेडक्वार्टर होगा, ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब अगर ऐसा कोई ट्रिब्यूनल बनाया जा रहा है, डेफिनेटली उसका कोई ना कोई चेयरमैन भी रहा होगा, तो ये पहला ट्रिब्यूनल है जीएसटी का, तो इसके जो पहले चेयरमैन होंगे संजय कुमार मिश्रा होंगे, ठीक है। कौन होंगे? संजय कुमार मिश्रा इसके पहले चेयरमैन के रूप में आप लोग याद रखना। क्लियर पॉइंट बच्चे। संजय कुमार मिश्रा, ठीक है, संजय कुमार मिश्रा, ठीक है बच्चे, मिश्रा कौन होंगे? पहले चेयरमैन के रूप में आप इनको देखोगे, ठीक है बच्चे। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज थी, जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल को बनाया गया है, ठीक है, निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अलॉन्ग विथ सीडीएस विच पोस्ट डज जनरल चौहान कंटिन्यू टू हेल्प? अब देखिए ये अनिल चौहान साहब की एक न्यूज है जो कि सीडीएस है हमारे, ठीक है। सीडीएस का मतलब क्या होता है? कंबाइंड डिफेंस फोर्सेस, ठीक है, याद रखना, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, ठीक है बच्चे, सर्विसेज, ठीक है। और ये जो हमारे दूसरे सीडीएस हैं, दो दूसरे नंबर वाले सीडीएस हैं अनिल चौहान, ठीक है, अनिल चौहान दूसरे सीडीएस हैं, ठीक है। अब ये सीडीएस क्या होता है? ये ट्राई सर्विसेज का हेड होता है, यानी कि देखिए इंडिया जो, या फिर आर्मी हो गया आपका, आर्मी हो गया, नेवी हो गया आपका, प्लस एयर फोर्स हो गया आपका, ठीक है, ये तीनों के बारे में डिसीजन लेगा, ठीक है। इसीलिए इसका क्या बोलते हैं? कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज जो होगा वो तीनों के बारे में डिसीजन लेगा, ठीक है। कारगिल के लड़ाई के दौरान में ये तीनों एक दूसरे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा था। तो कारगिल की लड़ाई के बाद एक कारगिल रिव्यू कमेटी बनाई गई कि ठीक है हम युद्ध जीत तो गए, लेकिन इसको हम कम नुकसान के साथ भी तो जीत सकते थे। इसके लिए कारगिल रिव्यू कमेटी बनाई गई थी, और कारगिल रिव्यू कमेटी ने एक रिकमेंडेशन दिया था कि एक ऐसा पद बनाओ, एक ऐसा पोजीशन बनाओ जिसको कि तीनों का हेड करे, तीनों के बारे में कंबाइंड डिसीजन ले, जिससे कि भैया तीनों के बारे में अगर डिसीजन लेगा तो एक बंदा तो लेट नहीं होगा डिसीजन में। डेफिनेटली यहां पे हम अब देखिए युद्ध का मैदान में आप सोच समझ कर डिसीजन ले रहे हो, और इससे कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है, तो डेफिनेटली आपको लॉस होने वाला है यहाँ पे। तो आप लोग क्या करने वाले हो? यहाँ पे इन तीनों का एक हेड बनाने वाले हो, ऐसा बोला गया था कारगिल रिव्यू कमेटी में। तो हेड बनाया गया था, तो हमारा सीडीएस का पद बनाया गया था, ठीक है। और जनरल विपिन रावत जो थे, जिनका देहांत हो गया था प्लेन क्रैश में, ठीक है, वो हमारे पहले सीडीएस हुआ करते थे, और दूसरे अनिल चौहान हुआ करते हैं, ठीक है बच्चे। अनिल चौहान के कार्यकाल को एक्सटेंड कर दिया गया, अभी रिटायर होने वाले थे इस सितंबर अभी 2025 में, ठीक है। तो इनके टाइम टेन्योर को, ठीक है, इनके टाइम टेन्योर को बढ़ा दिया गया है, याद रख लेना, ठीक है, एक्सटेंड कर दिया गया है, इसीलिए ये न्यूज में है। अनिल चौहान की बात कर रहे हैं, और अनिल चौहान ये सीडीएस के पद के साथ एक और पद भी संभालते हैं, ठीक है, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, यानी कि सैन्य मामलों के विभाग के सचिव भी हैं, ठीक है। यानी सैन्य मामले, डेफिनेटली यहाँ पे तीनों चीजें आपको दिखाई देने वाली हैं, तीनों चीज दिखाई दे रही हैं। इन तीनों का जो डिसीजन मेकर हैं वो अनिल चौहान जी ही हैं हमारे। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। तो इनके साथ ये एक और पद संभालते हैं, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, यानी कि डीएमए, ठीक है बच्चे। चलिए तो ये था आपका कंप्लीट सेशन बच्चों। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, अपने छोटे छोटे नोट्स बनाए होंगे, और मिलेंगे अगले सेशन में इसी तरीके के एनर्जेटिक सेशन के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।